मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड यूनिट में है और टॉपिक है शिक्षण। ये शिक्षण का टॉपिक सी टेट यूपी टेट में भी है। ये शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है यूपी टेट में भी जोड़ा गया है, इसलिए ये बीएड के साथ साथ यूपी टेट का भी सिलेबस है। इसलिए आप लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझ में आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं। तो बात करते हैं शिक्षण, टीचिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग। और टीचिंग के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो सीखने से होता है। अगर उसको शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सीखने सिखाने की बात होती है। अगर इसकी पारंपरिक अवधारणा की बात करें, पारंपरिक अवधारणा जो पुराने समय से चली आ रही है कि शिक्षण का क्या मतलब है, तो शिक्षण का मतलब विद्यार्थियों को कक्षीय स्थिति में अनुदेशन देने से है। क्या है? कक्षीय स्थिति में कक्षा क्लास में अनुदेशन देने से है, या यूं कहें कि विद्यार्थी को सूचनाएं देता है। इसके अनुसार शिक्षक विद्यार्थी को सूचनाएं देता है। यहां शिक्षक ले लीजिए, शिक्षक विद्यार्थी को क्या देता है? सूचनाएं देता है। अर्थात या यूं इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कि निश्चित पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक भाग को बालक को रटा देना या याद करा देना ही शिक्षण है। इसमें बालक के समझ में आ रहा है नहीं, इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता। पुराने समय में ये था कि बालक को जो पाठ्य वस्तु है वो रटा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंठस्थ करा दिया जाए। जितना ज्यादा कंठस्थ कर दिया जाता है उतना ही अच्छा शिक्षण माना जाता था। इसमें बच्चों को कितना समझ में आ रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आधुनिक अवधारणा की बात करें तो आधुनिक अवधारणा कहता है कि शिक्षण विद्यार्थी के लिए वांछित ज्ञान और कौशल प्राप्त करने, वांछित जो उसको चाहिए उस ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने तथा समाज में रहने की वांछनीय विधियों, समाज में रहने के लिए जो वांछनीय विधि, जो अच्छी विधि, जो उचित विधि है और सीखने के कारक पैदा करना है। शिक्षण द्वारा क्या करना है? विद्यार्थी के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने, विद्यार्थी के वांछित ज्ञान और कौशल जो विद्यार्थी के लिए जरूरी है उस ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने, समाज में रहने की वांछनीय विधि और सीखने के कारक पैदा करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अध्यापक और पाठ्यक्रम तीन है। विद्यार्थी अध्यापक एवं पाठ्यक्रम व अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत और मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? विद्यार्थी अध्यापक और पाठ्यक्रम को तथा अन्य जो भी वस्तुएं, अन्य जो भी परिस्थितियां हैं उनको पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्या है? पूर्व निश्चित लक्ष्य या निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है। इनके बीच एक प्रक्रिया की जाती है, वही क्या कहलाता है? शिक्षा। वही लिखा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक, छात्र और विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तथा अन्य परिस्थितियों को इस प्रकार पूर्ण निश्चित लक्ष्यों के लिए गठित किया जाता है जिससे वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। यही क्या कहा है? आधुनिक अवधारणा। अगर रायबर्ग की कहा जाए तो रायबर्ग ने भी लगभग यही कहा है। इन्होंने बताया शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कहा है शिक्षक के तीन बिंदु। किसके? हमने त्रिकोणीय प्रक्रिया सुनी है शिक्षा की। जॉन डेवी ने दिया है, दो डिग्री तो आइडम्स ने दिया था, तीन डिग्री जॉन डेवी ने दिया है और कहा है तीन कौन डिग्री है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो वही कहा है कि शिक्षा के तीन केंद्र बिंदु, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कह लीजिए, पाठ्यक्रम कह लीजिए की बात। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। जब इन तीनों में हम संबंध स्थापित करते हैं वही क्या है? शिक्षण।
शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के अनुसार जब संबंध स्थापित किया जाता है तो वही संबंध क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। किसके मध्य संबंध स्थापित होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य। किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के अनुसार संबंध स्थापित जो होता है वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ये किसने कहा है? जेम्स खान ने कहा है समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। और छोटी सी परिभाषा दी उन्होंने कहा है समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि। भाई शिक्षण के द्वारा हम सीखते हैं, हमारे व्यवहार में सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। साइकोलॉजी के वीडियो में बता चुके क्या होना व्यवहार में परिवर्तन। भाई सीखने के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही। शिक्षण सीखने में वृद्धि करता है। अगर वर्ड को इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार देखें तो ये कहता है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, ध्यान रखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को, ध्यान रखिए, एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में क्या करता है? सहायता करता है। मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षार्थी की बात नहीं करके दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे कहिए। बस इसको कहने का तरीका इन्होंने अपना चेंज कर दिया। अब देखते हैं मेरे अनुसार क्या परिभाषा है। मेरे अनुसार शिक्षण की परिभाषा अगर देखा जाए तो छात्र के व्यवहार में निश्चित परिवर्तन लाना, जो भी निश्चित परिवर्तन लाना है या छात्र के व्यवहार में, या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति है, जो भी उद्देश्य उसकी प्राप्ति है, जब निर्धारित पाठ्य वस्तु के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक, जब निर्धारित पाठ्य वस्तु के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक, छात्र शिक्षक बनना कहे तो कम जानकार हम अधिक जानकार लोग, ध्यान रखिएगा, दो लोग होंगे तो एक कम जानकार है, अधिक जानकार लोगों के बीच जब होगा संवाद के मध्य अंतर क्रिया होती है तो उसे शिक्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण के लिए जरूरी है कि उनके मध्य अंतर क्रिया जरूर होना। अगर अंतर क्रिया नहीं होती है तो वो शिक्षण नहीं है। छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर क्रिया होना या अधिक जानकार कम, या दो व्यक्तियों के मध्य क्या होना? अंतर क्रिया। लेकिन दो व्यक्तियों के मध्य अंतर क्रिया, जब एक कम जानकार एक अधिक जानकार होगा तो उनके मध्य अंतर क्रिया होगी तो उसमें कुछ न कुछ ज्ञान का ट्रांसफर होगा। अधिक जानकार लोगों के द्वारा कम जानकार लोगों के पास जो ज्ञान का ट्रांसफर होगा वही क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। तो उसी के द्वारा फिर हम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। तो यही कहा गया है कि छात्र के व्यवहार में निर्धारित परिवर्तन लाने या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, जब निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक या इनके कम जानकार अधिक जानकार के मध्य अंतर क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? अंतर क्रिया होना चाहिए। किसके माध्यम से अंतर क्रिया होती है? पाठ्य वस्तु के माध्यम से, निर्धारित पाठ्य वस्तु के माध्यम से। जो पाठ्य वस्तु निर्धारित है किस लिए होती है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। जब शिक्षण कार्य हेतु जाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित उद्देश्य जरूर होता है। क्या होता है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति और निर्धारित पाठ्य वस्तु के द्वारा छात्र और शिक्षक के मध्य जब अंतर क्रिया होती है तो वो क्या है? शिक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण की प्रकृति विशेषताएं की अगर बात करें तो शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। अंतर प्रक्रिया हमने अभी कहा कि छात्र और शिक्षक के मध्य क्या है? अंतर क्रिया होना जरूरी है, तभी शिक्षण होगा। तो वही कह रहा है छात्र शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। दो लोगों अर्थात छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर क्रिया प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण। एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। टीचर क्लासरूम में शिक्षण के लिए जाता है तो उसका कुछ एक निश्चित विशिष्ट उद्देश्य होता है, निर्धारित होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हो जाता है। कला और विज्ञान दोनों है। कला मतलब
शिक्षण करने का तरीका जो होता है वो कला की, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियां, प्रविधियां, टैक्टिक्स, शिक्षण सहायक सामग्री, ये सारी चीजें जो प्रयोग करता है अध्यापक, क्या करने के लिए? छात्र के साथ अंतर क्रिया करने के लिए। तो वो क्या कहलाते हैं? कला करना। और विज्ञान इसलिए उनको क्रमबद्ध रूप से बताता है, कोई विज्ञान चीज जो बताता है, जो पाठ्य वस्तु का ज्ञान लेता है वो एक निश्चित क्रमबद्ध और नियमबद्ध रूप से देता है, तो इसलिए वो विज्ञान होता है। तो इसलिए कहा गया शिक्षण कला और विज्ञान दोनों। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम सीखते हैं तो हमारा विकास होता है, तो विकासात्मक प्रक्रिया। सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया हमें सामाजिक बनाती है, हमें व्यवसायिक बनाती है, अर्थात हमें जीविकोपार्जन योग्य बनाती है। समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये बताती है, ये समझाती है शिक्षण द्वारा हम जानते हैं, तथा हमें एक जीविकोपार्जन योग्य व्यक्ति बनाती है, इसलिए सामाजिक एवं व्यवसायिक। निर्देशन की एक प्रक्रिया। निर्देशन में ये होता है कि अगर कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति समस्या में हो और उस समस्या को समाधान के लिए जब हम सहायता करते हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। निर्देशन में परामर्श क्लास देंगे तो उसमें डिटेल में आपको बताएंगे, तो निर्देशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी बालक की समस्या के समाधान के लिए टीचर क्या करता है? उसकी सहायता ही तो करता है, तो इसलिए क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो ध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षक सिद्धांतिक पाठ्यक्रम के मध्य संबंधों को स्थापित किया जाता है, ध्रुवीय प्रक्रिया। समायोजन में सहायक है। शिक्षण के द्वारा हमें समायोजन कैसे करना है ये हम सीखते हैं, ये जानते हैं। किस प्रकार हम पारिवारिक समायोजन कर सकते हैं, आर्थिक समायोजन कर सकते हैं, राजनीतिक समायोजन करते हैं, शारीरिक समायोजन, सभी समायोजन को हम जानते हैं। समायोजन का मतलब है परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाना हम सीखते हैं इसके द्वारा, शिक्षण द्वारा। तो समायोजन में सहायक है। क्रियाशील प्रक्रिया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है तो दोनों क्रियाशील रहते हैं। ध्यान रखिए, उसमें कोई निष्क्रिय नहीं रहता, न शिक्षक निष्क्रिय रहता है, न छात्र निष्क्रिय रहता है। दोनों क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील रहेंगे तभी उनके मध्य अंतःक्रिया होगी, नहीं तो अंतःक्रिया नहीं होगी, इसलिए क्रियाशील प्रक्रिया। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा के द्वारा ही विचारों का संप्रेषण किया जाता है। शिक्षक छात्रों को अपने भाषा के माध्यम से संप्रेषण देता है और छात्र उसका जवाब भी भाषा के माध्यम से देते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण का क्या मतलब? विचारों का आदान प्रदान ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। तो वही कह रहा है शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करते हैं। अधिगम में सहायक है। भाई, शिक्षण के तहत हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन आया मतलब अधिगम हो, तो उसको अधिगम कहा, अधिगम में सहायक है। इसका मापन और मूल्यांकन होता है। भाई, शिक्षण जो करते हैं उसके बाद उसका फीडबैक लिया जाता है, परीक्षा होती है, तो वही मापन और मूल्यांकन होता है कि हमने शिक्षण अच्छा किया था, नहीं किया, शिक्षण हमारा अच्छा हुआ था, नहीं हुआ था, छात्र शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया हुई थी वो कितनी सफल हुई थी, उसकी जब जांच करते हैं तो वही मापन और मूल्यांकन कहलाता है। उसमें मापन और उसमें सुधार और विकास किया जाता है। मापन मूल्यांकन के तहत जो कमियां निकल के आती हैं, जो फीडबैक मिलता है, उन फीडबैकों के माध्यम से सुधार एवं विकास किया जाता है। ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया जो विद्यालय में करते हैं, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय अवधि और निश्चित क्षेत्र में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? औपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक, कहीं कोई दूसरे व्यक्ति के साथ भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ कहा है कम जानकार अधिक जानकार के मध्य जब अंतःक्रिया होती है। हम जब दूसरों को कहीं पर भी होता है, कुछ बात होता है, तो उनको बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, तो क्या करता है? शिक्षण करने लगते हैं। तो अनौपचारिक रूप से भी करते हैं, औपचारिक रूप से भी करते हैं। औपचारिक रूप से क्लासरूम में हो गए, अनौपचारिक रूप से कहीं कुछ मिल गया, चलते हुए टीचर चला गया या कोई वैसे है, अब किसी ने गलती कर दी तो हम उसको भाषण देना चालू नहीं कर देते, उसको समझाना चालू नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या है? शिक्षण करने लगता है। तो वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया। तो ये तो था शिक्षण के प्रकृतियों विशेषताएं। अगर शिक्षण का उद्देश्य जाने तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण के उद्देश्य अगर आपको याद नहीं हो
तो आपको शिक्षा के जो उद्देश्य है वही मान के चलिए, वही लिख दीजिएगा, तो शिक्षण के उद्देश्य में भी आ जाएगा। क्योंकि शिक्षा देने की जो प्रक्रिया और शिक्षण के तहत है। शिक्षा हम बालक को कैसे देते हैं? शिक्षण के माध्यम से देते हैं। तो उसका एक शिक्षा का माध्यम है शिक्षा। शिक्षा हम किसके माध्यम से देते हैं? शिक्षण के माध्यम से, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बालक को शिक्षा देते हैं। तो जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वही शिक्षण का उद्देश्य होगा। फिर भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि निर्णय शक्ति के गुणों का विकास है, मतलब बालक में डिसीजन मेकिंग की क्षमता विकसित हो जाए, क्षमताओं योग्यताओं एवं व्यक्तित्व का अधिकतम विकास हो जाए, उसकी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसका विकास हो सके, उसकी योग्यताओं का विकास हो सके, उससे व्यक्तित्व का विकास हो सके, अधिकतम विकास हो सके। इसलिए सीखने के लिए प्रेरित करना, अर्थात बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है कि बालक अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, उसके क्लास को कभी बंद नहीं करते और सीखने के लिए आते रहते हैं, उसकी क्लास को लेने के लिए आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है सीखने के लिए प्रेरित करता है। साथ साथ आत्मविश्वास जागरूक करता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हम कोई भी चीज जान लेते हैं तो कोई पूछता है तो उसके बारे में हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हम उस चीज को जान बताने की क्षमता रखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो जाता है। समायोजन क्षमता का विकास होता है, हम शिक्षण के द्वारा जान जाते हैं कि परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, तो हमारी समायोजन क्षमता का विकास हो जाता है। संवेदनशीलता का विकास होता है। संवेदनशीलता से तात्पर्य यह है कि किसी की भावनाओं को जानना या समझना, अर्थात कोई कैसा फील कर रहा है कि किस दुख दर्द में है उसको महसूस करना, दूसरे के सुख दुख भावनाओं को क्या करना, स्वयं में महसूस करना, ये क्या कहलाता है? संवेदनशील कहलाता है। शिक्षण के द्वारा हमें इस चीज का विकास भी किया जाता है। साथ साथ सृजनात्मकता का विकास करता है, अर्थात बालक के अंदर नई नई चीजें बनाने, क्रिएट करने, नए नए चीजों का निर्माण करने की योग्यता का भी विकास शिक्षण के द्वारा किया जाता है। निर्देशन हेतु शिक्षण का उद्देश्य निर्देशन करना, जैसे अभी हमने बताया कि कोई व्यक्ति समस्या में है तो उसको सहायता देना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी बालक को क्या करते हैं, हम एक प्रकार से सहायता ही देते हैं, तो निर्देशन देते हैं। तो निर्देशन है बालक को स्वावलंबी एवं व्यवसाय क्षमता का विकास करता है, अर्थात बालक को अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाता है, उसकी व्यवसायिक क्षमता उसको जीविकोपार्जन या धनोपार्जन के योग्य बनाता है, तो उसको स्वावलंबी व्यवसायिक क्षमता का विकास करता है। साथ साथ नेतृत्व क्षमता, अर्थात बालक के अंदर लीडरशिप के गुण और सामाजिक और नैतिक क्षमताओं का भी विकास करते हैं। हम किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा करते हैं। तो ये तो था शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं एवं उद्देश्य। अब देखते हैं शिक्षण के प्रकार। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की। शिक्षण के प्रकार कई रूपों में बांटा गया है। अगर इसके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग देखें तो उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण के रूप में बांटा गया है। ज्ञानात्मक के अंतर्गत जैसे हम भी जानते हैं कि ब्लूम ने अपने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 भाग में बांटा है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको भी 6 भागों में बांटा है: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ये 6 भागों में बांटा है। क्रियात्मक को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है: इम्प्लेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेशनलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। ये 6 भागों में बांटा है। इस सबका आगे डिटेल में अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि इन सबका आगे डिटेल में चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हमें अध्ययन करना है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। अगर देखा जाए ज्ञानात्मक से तात्पर्य यहाँ से कि ऐसे शिक्षण जो यहाँ से हो, जो मस्तिष्क तक हो, उस प्रकार का शिक्षण। कहाँ तक? मस्तिष्क तक। भावात्मक शिक्षण जो हमारे कहाँ पर? दिल में, अर्थात हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करे, उस प्रकार का शिक्षण कहलाता है भावात्मक शिक्षण। अर्थात उसके प्रति हम ज्ञान जागृत हो सके, उसके प्रति हमारा लगाव जागृत हो सके, तो उस प्रकार का शिक्षण होता है ज्ञान भावात्मक। सबसे पहले
ज्ञानात्मक तक होता है, हमारे मस्तिष्क तक होता है, फिर हमारे भावनाओं से वो टच करता है, हमारे भावनाओं से उसका जुड़ाव होता है, उसके प्रति हमारे अंदर रुचि जागृत होती है, और फिर लास्ट में क्रियात्मकता जाता है। क्रियात्मक मतलब हाथ से किसी वो हमारे एक्शन में उतरता है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण, तीन प्रकार के शिक्षण बताए गए। अगर स्तर के आधार पर कहा जाए तो स्मृत स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृत स्तर जैसे अभी यहाँ ज्ञानात्मक से तात्पर्य था, स्मृत तक ही रहे, मतलब ज्ञान तक ही रहे, हमारे स्मृत में ही रहे, इतना है बता दिया, जानकारी दिमाग में है, अगर उसको रिमेम्बर करके हम दोबारा बता सकते हैं, जैसे कहते हैं ना याद करके रखना। बोध स्तर उसको समझ जाना, वो याद करके नहीं रखना, क्योंकि याद करके रखने वाला ये बहुत शॉर्ट टर्म तक रहता है, और जो बोझ जिसको समझ लेते हैं वो भी यहां पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहता है, उसके प्रति हम समझ जाते हैं और दूसरों को भी हम उसके विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, अन्य तकनीकों द्वारा उसको हम समझा सकते हैं। और लास्ट होता है, सबसे उच्च स्तर होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, इसके बारे में हम तर्क कर सके, चिंतन कर सके, कल्पना कर सके, जिसके बारे में सामान्यीकरण कर सके, तो उस स्तर पर जब हमारा शिक्षण पहुंचता है तो कहलाता है चिंतन स्तर। अगर बालक इस स्तर तक का जो शिक्षण होता है वो उत्कृष्ट होता है, अर्थात बालक उसके बारे में सामान्यीकरण कर सकता है, उसके बारे में नए नए धारणाएं बना सकता है, उस स्तर तक ज्ञान अगर पहुंच जाता है तो कहलाता है चिंतन। शिक्षण की क्रियाओं की दृष्टि से देखा जाए तो पहला प्रस्तुतिकरण, टेलिंग, हमने कहा ना अन्वेषण देना, बस बता देना, उस स्तर तक है। सोइंग, इसमें बताने से तात्पर्य है, लेक्चर देने से तात्पर्य है, इसमें सोइंग करने से तात्पर्य प्रदर्शन करने या दिखाने, शब्द सामग्री और चीजों के माध्यम से करने का तात्पर्य। इसमें डूइंग, तीसरा है डूइंग, सबसे अच्छा स्तर जो होता है इसमें डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज करके सीखना, जैसे प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, लैब में जाके हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, तो उस प्रकार से सीखना। शासन के स्तर आधार पर देखा जाए तो एक तांत्रिक शिक्षण, इसमें शिक्षक सर्वोपरि शिक्षण कराता है, छात्र निष्क्रिय होता है, मतलब एक तांत्रिक शिक्षण में शिक्षक ही राजा होता है, शिक्षक बोलता जाता है, छात्र उसको बस बैठे सुनते रहते हैं, उनको कुछ कहने की परमिशन नहीं होती। तो एक तांत्रिक शिक्षण अकेला छात्र या जिसको अध्यापक केंद्रित शिक्षण कहा जाता है, इसमें छात्र बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, ये बहुत खराब स्तर का शिक्षण कहलाता है। फिर होती है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण, इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, शिक्षक छात्र के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जिसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, शिक्षक जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको बताता है, समझाता है, फिर छात्र उसके संबंधित प्रश्न पूछता है, फीडबैक देता है, अर्थात दोनों तरफ से अंतःक्रिया चलती रहती है, छात्र भी सक्रिय रहते हैं और शिक्षक भी सक्रिय रहते हैं, उस प्रकार का जो शिक्षण कराता है वो कहलाता है प्रजातांत्रिक। और तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसमें छात्र ज्यादा सक्रिय रहता है और टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक का कार्य करता है, एक सहायक मित्र या मार्गदर्शक का कार्य करता है, अर्थात छात्र को कोई समस्या दे दी जाती है और छात्र उसका समाधान करता है, उस समाधान करने में अगर कोई थोड़ा बहुत कठिनाई आए तो उसको अध्यापक ने उसको मार्गदर्शन बता दिया, उसको थोड़ी बहुत सहायता कर दिया और फिर वो उस कठिनाई को, उस समस्या का समाधान करने में जुट गया, तो उस प्रकार का शिक्षण हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहलाता है। मतलब इसमें शिक्षक का हस्तक्षेप बहुत कम रहेगा, ये इसमें प्रोजेक्ट वगैरह देकर छात्रों की सहायता की जाती है, तो इस प्रकार का शिक्षण कहलाता है। व्यवस्था के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था के आधार पर हमने पीछे ही बताया था, जब एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित समय पर निश्चित अवधि में कोई शिक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया की जाती है, वो औपचारिक कहलाती है, सॉरी औपचारिक। और जब ये सब चीजें निश्चित नहीं होती, कहीं भी कभी भी हो जाता है, कम जानकार अधिक जानकार के मध्य अंतःक्रिया होती है या उसकी सहायता करता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है अनौपचारिक शिक्षण। स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव जो हम कहते हैं, जिसको लेक्चर मेथड के आधार पर कहते हैं डिस्क्रिप्टिव शिक्षा, ठीक है, वर्णनात्मक शिक्षण
जिसमें लेक्चर देता है छात्र, उसके बारे में किसी चीज के बारे में वर्णन करके बताता है, उसके विशेषताओं, अर्थ विशेषताओं, प्रकार, इन सब चीजों के बारे में वर्णन करके बताता है, तो कहता है वर्णनात्मक शिक्षण। और दूसरा उच्चारात्मक शिक्षण, जब छात्र की किसी समस्या के समाधान के लिए कोई चीज नहीं समझ में आई है या कोई चीज समस्या है, उसके समाधान के लिए उसको जो समझ में नहीं आया, समझ में ना आने के कारणों को जानकर उसको दूर कर किया जाता है जब शिक्षण के द्वारा, तो उस प्रकार का शिक्षण क्या कहलाता है? उच्चारात्मक शिक्षण। अर्थात छात्र को जो समस्या है उसको जानकर उसके पहले समस्या को पता करें, फिर समस्या के कारणों को जानें, फिर कारणों का हम निवारण करें, और उस प्रकार का जो शिक्षण कहलाता है वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये तो था शिक्षण के प्रकार। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जिस भाइयों बहनों ने तथा जिस मित्रों ने और जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके नए वीडियो को। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।